एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी बिहार एसआई के मॉक टेस्ट में। आप कहोगे मैम मॉक टेस्ट किस लिए? तो भैया अब जो है आप लोगों ने दिवाली तो अच्छे से सेलिब्रेट कर ली है, लेकिन पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। तो इस पढ़ाई को ना रोके रहने के लिए आपकी तैयारी जांचनी पड़ेगी, और तैयारी कैसी है उसके लिए करना पड़ेगा आपको मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। रैंडम क्वेश्चंस हैं, इजी होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पता चल जाएगा भैया कितना हम पानी में हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है यहाँ पे, एक सेकेंड, वो आपका सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी सबसे बड़ा है? कौन सा स्तनपायी सबसे बड़ा है? ठीक है, देखो मैमल्स की कैटेगराइजेशन मैंने आपको पूरी बताई थी। जिनके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके मैमल्स होते हैं। अब इस मैमल्स के अंदर आपको कौन से वाला जो मैमल है वह सबसे बड़ा दिखाई देता है? एलिफेंट है, यानी कि एक हाथी होगा, वेल होगी, डायनासोर होगा, या फिर आपका राइनोसेरॉस होगा, यानी कि गेंडा होगा। तो अगर मैं बात करूं आपके इस सवाल की, यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो लार्जेस्ट मैमल है वह क्या है? वह देखने में तो हमें एक मछली लगती है क्योंकि वह पानी में रहती है, लेकिन वो मछली नहीं है, और उसका नाम क्या है? ब्लू व्हेल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता है आपका जो ब्लू व्हेल है, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वह क्या है? आपकी सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। किस चीज में? मैमल्स में। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन? ब्लू व्हेल। अच्छा, अगर लैंड एनिमल में पूछ लेते हैं आपसे कि लैंड एनिमल के अंदर जो सबसे बड़ा आपका मैमल है वो कौन सा है, तब आप क्या कहते हैं? हाथी होता है। ठीक है, लैंड एनिमल में किसको कहते हैं आप? हाथी को कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल मैमल्स में बात करूं तो कौन होती है? वेल होती है। लेकिन अगर लैंड मैमल्स में बात करूं तो कौन होगा? आपका एलिफेंट होगा। ध्यान रहेगा आप सभी को ये। चलो, तो पहला क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। अब आप कहोगे मैम इस क्वेश्चन में भी एलिफेंट आ गया, तो आने दो एलिफेंट को। हाथी आना तो शान की बात है, लेकिन इट शुड नॉट बी द व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट ना हो जाए कि बस शान शान का रह जाए। ठीक, ऐसा एलिफेंट होना चाहिए जो आपके काम भी आए। तो चलिए देखते हैं, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। किस हाथी का जो सूंड होती है, सूंड के नीचे आपने देखे होंगे बड़े से दांत होते हैं, जिसके हाथी दांत की चूड़ियां बनती है। बेचारे हाथियों को ना उन दांतों के लिए मारा भी जाता है कभी कभार। आपकी जो शोभा है, मतलब जो आपकी एक अच्छी चीज है, आपकी ब्यूटी है, वो आपके लिए नुकसानदायक बन जाती है। ठीक है, हाथी के साथ भी बेचारे के साथ ऐसा ही होता है। और क्या होता है कि हाथी की सूंड के नीचे के, मतलब हाथी के सूंड के नीचे दो बड़े दांत के रूप में कौन से दांत संशोधित होते हैं? वो बड़े बड़े जो दांत होते हैं वो कैसे निकलते हैं? पहला है आपका कैनाइन, जो आपके कैनाइन दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं, वह होते हैं। दूसरा है आपका प्रीमोलर, यानी कि अग्र चवर्णक होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरा इंसिजर, यानी कि दूसरा कृतक यहाँ पे आ जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है मोलर, यानी कि चवर्णक यहाँ आ जाता है। तो अगर मैं इन सब की बात करूं, इसके साथ साथ जरा हम ह्यूमन के दांतों की भी चर्चा कर लें। तो यहाँ देखो, ये जो ह्यूमन है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स में हम 32 दांत देखते हैं अपने मुंह में। उन 32 दांतों में हम क्या करेंगे? अगर मैं एक सेक्शन की बात करूं तो एक सेक्शन में एक साइड पे 8 दांत हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दो आपके इंसिजर्स हैं। ठीक है, इंसिजर्स। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? एक कैनाइन आ जाता है, यानी कि रदनक आ जाता है, जो छीलने फाड़ने के काम करता है। ठीक है, गन्ना यहीं से छील के खाते हो। ठीक, कभी खाया आगे से गन्ना ऐसे छील के? कहीं पता चला यहाँ से मुंह सब फूट गया। ठीक, नेक्स्ट क्या? तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं आपके? दो प्रीमोलर आते हैं। दो प्रीमोलर आते हैं, यानी कि अग्र चवर्णक आते हैं। ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्या? 3 आपके मोलर्स आते हैं। 3 मोलर्स आ जाते हैं, जिनको हम चवर्णक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हुआ किसका? ह्यूमंस के दांत की 8 एक तरफ हुए। टोटल होता है हमारा 4 जगह दांतों का सेट होता है ऐसा। तो कितने दांत हो गए हमारे टोटल? हमारे 32 दांत हो जाते हैं। इनमें से जो लास्ट वाला जो दांत आता है, इसको हम विजडम टूथ कहते हैं। विजडम
टूथ कहते हैं। और दूसरी चीज क्या, दूसरी बात क्या आती है आपकी कि ये जो आपके टोटल दांत हैं 32, इनका एक डेंटल फॉर्मूला भी होता है और वह क्या होता है आपका 2123, लेकिन बच्चों के लिए वह होता है 2102। ये सब चीजें खैर हम अपने सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं किस चीज के बारे में कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एलिफेंट के टस्क की तरह संशोधित होता है। तो एलिफेंट का जो दूसरे नंबर का इंसीजर होता है ना, वो क्या होता है, वो ऐसे नीचे वाले जो इंसीजर्स होते हैं वो इस प्रकार से, सॉरी ऊपर वाले जो उसके इंसीजर्स होते हैं, हाँ वो क्या होते हैं, वो ऐसे दांतों के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड इंसीजर, इसका आंसर आ जाता है कि जो सेकंड इंसीजर होता है दूसरे नंबर का जो कृतक है वह इंसान के वो हाथियों के अंदर बड़े दांतों के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, होप सो ये बातें क्लियर हुई होंगी और इंसानों के दांत भी रिवाइज कर लिए होंगे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वह किस फिनोमिना पे बेस होते हैं? भाई आप लोग ये पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो बताएंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वह कौन सी घटना पर आधारित है। पहला है आपका इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, दूसरा कौन सा है आपका डिस्पर्जन यानी कि आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, चौथा आ जाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंबन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अब देखते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर्स थे हमने क्या देखा था, ये ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर एक कोर होता है जिसके अंदर आपकी एक लाइट रे जाती है और लगातार यह क्या करेगी, टकराती हुई आगे निकलती चली जाती है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ठीक है, इनके अंदर लगातार आपकी जो लाइटें हैं वो टकराएगी और आगे बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी लॉसेस के कहाँ पहुंच जाएगी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। इसके अंदर जो फिनोमिना काम आता है वह क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसमें कभी भी कोई भी वस्तु अगर सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है और अगर वह सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है और अगर वह उस सघन से विरल माध्यम की तरफ जाते समय, सघन से विरल माध्यम की तरफ जाते समय अगर वो क्या कर जाए, अगर वह क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे उस बाउंड्री पे टकराए तो वापस उसी माध्यम में वह आ जाती है। ठीक है, कितने एंगल पे, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो वह क्या होता है, अगर वह क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे अगर वह टकराती है तो वह क्या हो जाएगी, रिटर्न्स बैक। ठीक है, यानी कि वहां पे क्या हो जाता है, वह वापस आ जाएगी और वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इनकी परावर्तन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट रे होगी उसको हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर भेजते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या काम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, nowadays येलो लैम्प्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट्स। आज के टाइम पे जो आपके येलो लैम्प्स हैं, आपने देखा होगा जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको येलो कलर के लैम्प्स दिखाई देते हैं। वो यहाँ पे जो है क्यों यूज़ होते हैं, मतलब इसके अंदर आप कौन सी गैस को भरते हैं जिससे वो आपको पीला पीला दिखाई देता है। पहला है सोडियम गैस, दूसरा है नियॉन गैस। एक सेकेंड, पहला है सोडियम गैस, दूसरा है नियॉन गैस, तीसरा है हाइड्रोजन गैस और चौथा आ जाता है आपका नाइट्रोजन गैस। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सारी जितनी भी गैसेस यहाँ दे रखी हैं, इनमें क्या होगा, इनमें जो आपका सोडियम गैस है जब उसको वहां भरा जाएगा तो वो येलो लुक देता है और ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके जो भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहां पे उस बिखराव को देखने के लिए आप क्या करते हो, येलो लैम्प्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, किसका इस्तेमाल कर, वो सोडियम गैस का इस्तेमाल करते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लाइट मिले और ब्राइट लाइट मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये फिर से कुछ वैसा सा ही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो देखिए मिराज किस चीज का एक एग्जाम्पल है। एक सेकेंड जरा,
मिराज एक उदाहरण है निम्न में से किसका? पहला है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, यानी कि खाली लाइट के रिफ्रैक्शन का। दूसरा है मतलब अपवर्तन का। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली, यानी कि केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तीसरा आ जाता है अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लास्ट आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट ओनली, यानी कि खाली खाली प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या देंगे आप कि यहाँ पे जब भी आप मिराज देखते हो तो मिराज को हम कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर देखते हैं? आपको क्या पता चलता है कि जब हम मिराज देखते हैं तो उसके अंदर, जब हम मिराज देखते हैं तो हमें क्या दिखता है भैया? मृग मरीचिका में ये हमें पेड़ की इमेज दिखने लग जाती है। कैसे दिख रही है वो? सॉरी, पेड़ की परछाई दिखने लग जाती है, जबकि वहाँ तो कोई पेड़ होता नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है? यहाँ पे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। खाली खाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द फिनोमिना of light associated with the appearance of blue color is। आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ जुड़ा प्रकाश की कौन सी घटना है? पहला है इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण। दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन या प्रतिबिंबन इसको कहते हैं। तीसरा आ जाता है आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। और चौथा आ जाता है आप लोगों के लिए स्कैटरिंग, यानी कि बिखराव, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, तो आपको यह यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं और आप क्या कहोगे कि जो फिनोमिना ऑफ लाइट है जो एसोसिएटेड है आपके स्काई के ब्लू हो जाने से। भैया हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है? तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग होती है। प्रकाश को क्या मिलेगा? बेसिकली जब भी सनलाइट आएगी उसको वहाँ रास्ते में पार्टिकल्स मिलते हैं, और जब वो उसको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, अगर वो उसके साइज के हुए, किसी भी वेवलेंथ के साइज के हुए, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे वो उससे टकराएंगे और फैल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वो स्कैटर करेगा उस पूरी लाइट को, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्कैटरिंग के कारण आपका जो स्काई है वह आपको ब्लू दिखता है। ठीक है, स्काई कैसा दिखता है? आपको ब्लू दिखता है। होप सो ये बात आपको क्लियर है एंड याद भी है, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेंस इज मेड अप ऑफ। जो आपका लेंस होता है वह किस चीज का बना होता है? ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, इवन आपकी पीडीएफ में भी है ये चीज कि लेंस किस चीज का बना होता है? पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास या फिर कोबाल्ट ग्लास। इनमें से किस चीज का बना होता है आपका लेंस? यहाँ पे आप लोग क्या आंसर करेंगे कि जो लेंस होता है आपका वह किससे मिलके बना होता है? वह किसके द्वारा बनाया गया होता है? वह आपका फ्लिंट ग्लास द्वारा बना होता है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास आपका एक प्रकार का ग्लास का नाम है। फ्लिंट कांच का बना होता है आपका लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज। रबड़ के वल्कनाइजेशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का, ब्रोमीन का, सिलिकॉन का या फास्फोरस का? क्या उत्तर देंगे आप लोग इसका? कि देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब क्या है? आपने रबड़ के पेड़ से लेटेक्स निकाला। ठीक है, अब वो जो लेटेक्स है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल है। ठीक है, वो क्या है? काफी ज्यादा ब्रिटल है, और ये जो आपका ब्रिटल चीज है ये किसी काम की नहीं। क्यों भैया? ये तो अब रबर, इसका क्या इस्तेमाल करोगे? ना आप इससे आप अपने प्रॉपर्ली टायर्स बना सकते हो, ना ही इससे कुछ काम कर सकते हो। तो क्या होगा? इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज को एनहांस करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ना अलग बात भैया, 10वीं 12वीं तक सबने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने आप को एनहांस करना है, बूस्ट अप करना है, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है। तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आप एक्स्ट्रा स्टडीज करते हो,
आप कोचिंग्स लेते हो, है ना, अभी भी आप पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि आपका जो एक रिस्पॉन्स है वो क्या हो सके, और ज्यादा बेहतर हो सके। इसके लिए आप क्या करते हो, अपनी गुणवत्ता बढ़ाते हो। ऐसे ही आप क्या करोगे, इस रबड़ की भी गुणवत्ता को बढ़ाते हो, इस रबड़ की गुणवत्ता को आप बढ़ाएंगे, और गुणवत्ता को बढ़ाने पे आपको क्या मिलता है भाई, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप कोचिंग वगैरह से नोट्स बना रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, ऐसी इसी रबड़ के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे 5% सल्फर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ता है, 5% सल्फर ऐड करना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सल्फर आंसर हो जाता है। और दूसरी बात क्या, इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं या फिर वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसको वल्कनीकरण कहेंगे और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण क्या है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वल्कनाइजेशन क्या है, एक बार वहीं बैठे बैठे बोलेंगे। वल्कनाइजेशन क्या है कि जब आप अपनी रबड़, जो भी आपने पेड़ से रबड़ ली, जब हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें 5% सल्फर को ऐड कर देते हैं, तो उसको हम वल्कनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास। जो आपका पायरेक्स ग्लास होता है उसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा क्या होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, वो किसके कारण है, ए है पोटेशियम कार्बोनेट के कारण, बी है लेड ऑक्साइड के कारण, सी है बोरेक्स के कारण, और डी आ जाता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो आप यहाँ पे क्या उत्तर देंगे, क्या आ जाएगा इसका आंसर कि किस लिए आपका जो ये ग्लास होता है इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। तो देखिए, जो आपका पायरेक्स ग्लास होता है ना, उसके अंदर आपका बोरोन ऐड होता है या बोरेक्स ऐड होता है। ठीक है, इस बोरेक्स के ऐड होने की वजह से क्या होता है, वो आपका ग्लास थोड़ा सा कंपैरेटिवली मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका, बोरेक्स के एडिशन के कारण आपका ग्लास क्या होगा, मजबूत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, इनमें से ऐसी कौन सी आपकी नोबल गैस है जिसका हम ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे कि यहाँ पे, अच्छा देखो, जिस गैस का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें नॉर्मली एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती, नॉर्मली नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में वह आपको आमतौर पे नहीं मिलती है। तो नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में नहीं मिल रही, मतलब आपका जो वातावरण है वहां ये अवेलेबल नहीं है। तो कहां से ये आती है, इसकी एक और स्पेशल खास बात है क्या, जब अर्थक्वेक आता है ना, ये गैस तब रिलीज होती है। ठीक है, ये कब होती है आपकी, ये जो गैस है जिसकी मैं बात कर रही हूं, रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप के दौरान यह क्या होती है, यह रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये भूकंप के दौरान तो रिलीज हो रही है, साथ साथ ये नॉर्मली हमें एटमॉस्फेयर में नहीं मिल रही, लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल हो रही है। तो ये गैस कौन सी हुई, इस गैस का नाम है रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ये सब क्या हैं, ये सब आपके नोबल गैसेस हैं। इन नोबल गैसेस में से जो आपका रेडॉन है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। ओके, द क्वेश्चन इज द फर्टिलाइजेशन अकर्स नॉर्मली इन द, जो निषेचन होता है वह नॉर्मली कहाँ होता है, सर्विक्स में होता है यानी कि गर्भाशय की ग्रीवा में होता है, वेजाइना यानी कि योनि में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर यूट्रस में होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ क्या है, ये आपका ओवेरियन फॉलिकल्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एग्स प्रेजेंट है। ये एग्स यहाँ से निकल के इस जगह में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा, जो स्पर्म है वो एंटर करता है और इसी एग को यही फेलोपियन ट्यूब में
फर्टिलाइज करता है और यहीं पे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो क्या ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फ से फैलोपियन ट्यूब, फ से ही क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। इसी के साथ एक और सवाल बनता है कि जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो कहाँ होता है। तो ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। ठीक है, तो इस गर्भाशय के अंदर क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे एक कोशिका बनी, याद है ना क्या बताया था, सेल डिवीजन हुआ, माता का जो सेल है वो 23 क्रोमोसोम वाला। ठीक है, मतलब माता के पास से जो आपका कोशिका बन के आई वो कैसी आई, वो आपकी 23 सेल वाली आई। पिता की जो कोशिका आई वह भी क्या आई, 23 सेल की आई। दोनों सेल्स वाले क्रोमोसोम्स, जब 23 क्रोमोसोम वाले जब सेल एक साथ निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो आपका एक कंप्लीट सेल बनता है। फिर यही रहेगा ये कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन यही रहेगा। और फिर जब ये जो है 8 सेल का हो जाता है, ये एक सेल से जब 8 सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अब माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, तो यहाँ पे पहले तो माइटोसिस के द्वारा ये सब काम हो चुका फर्टिलाइजेशन के पहले का, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होता चला जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता चला जाएगा। और फिर जब ये 8 से 32 सेल का होगा तब ये क्या होगा, तब ये धीरे धीरे यूट्रस की तरफ ट्रैवल करेगा और यूट्रस में जाके फिर यहाँ की प्लासेंटा के साथ ये जुड़ जाएगा और यहीं पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिंपल सी बात जानिएगा कि हमने जितनी यहाँ बात देखी उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वह कहाँ हो रहा है, निषेचन होगा आपके फैलोपियन ट्यूब में, और दूसरा यूट्रस या गर्भाशय में क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ होती है। ठीक है, होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका कि पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल इन हैवी क्वांटिटीज, जो इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं वो आमतौर पे मर जाते हैं। किस कारण वह मर जाते हैं, उनको ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण वह मर जाते हैं। लिवर और स्टोमक कैंसर, स्टमक कैंसर हो जाता है उनको, इनके पेट का कैंसर, या फिर यकृत का कैंसर, लिवर का कैंसर हो जाता है। दूसरा है वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, यानी कि उनको हृदयाघात हो जाता है। बताया था ना, हार्ट अटैक के अंदर फर्क बताया था ना क्या होता है। नेक्स्ट क्या, हार्ट अटैक और आपका हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, तीनों के अंदर मैंने आपको फर्क बताया था। तो यहाँ क्या हो जाता है, इनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इनका हृदय जो है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट मतलब क्या, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, ऐसा हो जाता है हृदय। नेक्स्ट क्या, ब्लड कैंसर हो जाता है उसको, या फिर लास्ट आ जाता है सिरोसिस हो जाता है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, यहाँ पे अगर कोई भी इंसान किसकी वजह से मर रहा है, अत्यधिक दारू पीने की वजह से मर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको बीमारी जो हुई है वह क्या है, सिरोसिस हुई है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क, कि सिरोसिस क्या होता है उसके बारे में एक लाइन लिखनी है। ठीक है, कहाँ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में नीचे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, तो ऑर्गेनिजम्स एट द बेस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन आर, जो भी आपके खाद्य श्रृंखला है उसमें जो ग्रेजिंग करते हैं, जो चरते हैं खाने को या चराई करते हैं किस चीज की, घास की, उनको हम क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन, अगर किसी ने इसका आंसर नहीं किया ना फिर तो मतलब उसने बचपन से पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, और बचपन की छोड़ो, उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है अगर उसको ये नहीं पता तो आंसर क्या आएगा। देखो जरा ऑप्शन है आपके पास, कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि मृतोप पोषी होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ये क्या हैं, खाना बनाने वाले हैं। लास्ट आ जाता है हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, कि जो आपका खाना कौन सा चर चर के खाते हैं, तो क्या है भैया, शाक खा रहे हैं ना, हर्ब्स को खा रहे हैं, शाक को खा रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, शाकाहारी होते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स हैं। ठीक है, शाकाहारी कौन है, शाकाहारी जो इन प्लांट्स को खाते हैं। मांसाहारी कौन, जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन, जो आपके इन
कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को खाते हैं। ये कौन हो जाएंगे? डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, जो बच्चे कुछ जो भी कुछ भी है सबको खा लेते हैं वो, ठीक है। और ये सफाई का, इनको हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सफाई का कार्य करते हैं आपके फूड चेन की, ठीक है। फूड चेन की सफाई का काम किसका है? आपका इन्हीं स्कैवेंजर्स का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर इज, पानी के 10 मोल का जो द्रव्यमान है वह कितना होगा? पानी के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी से करेंगे इसका आंसर। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, वैसे मैंने अभी आपको केमिस्ट्री का ये टॉपिक कराया नहीं है, तो एक काम करते हैं हम इसको स्किप करते हैं, जब फिर आपको सामने ही समझाना पड़ेगा ये सवाल। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम अभी स्किप करते हैं यहाँ पे, कि पानी के 10 मोल का मास कितना होता है। वैसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है उसको इस्तेमाल करके आपको 10 मोल पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब मैं लाइव आऊंगी तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, विटामिन ए इज रिच इन, इनमें से किस चीज के अंदर विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका कैरेट यानी कि गाजर, दूसरा है लाइम यानी कि चूना, तीसरा है आपका बीन्स यानी कि फलियां, और चौथा है चावल यानी कि राइस। क्या आंसर करेंगे भैया? देखो बिहार एसआई के शायद प्री के अंदर 2018 में ही ऐसा ही एक सवाल पूछ लिया, बस उसके अंदर गाजर नहीं दे रखी थी, ठीक है। वहां पे दे रखा था इन्होंने गाजर की जगह बनाना, ठीक है, और लास्ट राइस की जगह लिख रखा था गोल्डन राइस, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बच्चे कंफ्यूज, भैया लिखे क्या? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, गोल्डन राइस जो होता है वह एक स्पेशल प्रकार का राइस है। क्यों स्पेशल प्रकार का राइस है? क्योंकि नॉर्मल जो आपका राइस होता है उसके अंदर विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है, थियामिन पाया जाता है, लेकिन जो गोल्डन राइस है वहां पे B1 और विटामिन ए दोनों चीजें यहाँ पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गोल्डन राइस को बनाने के लिए स्पेशली विटामिन ए डाला गया था, ठीक है। तो इसी वजह से गोल्डन राइस आपका रिच होता है किसमें? विटामिन ए में। साथ साथ अगर हम देखें इन सब सोर्सेज में, तो आप लोग बिल्कुल आंसर सभी सही ही दे रहे होंगे। आंसर क्या होगा आपका? गाजर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाजर जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ क्या मिलेगा आपको? विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू। देखो जो पानी होता है जो H2O है, ये भी वैसे कॉन्सेप्ट समझाने वाला ही है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। जो आपका पानी होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो वो है उबलने वाला पॉइंट जो होता है क्वथनांक, उसका जो क्वथनांक है वह क्या है? वह काफी ज्यादा ऊंचा होता है, ज्यादा होता है किसके मुकाबले? हाइड्रोजन सल्फाइड के मुकाबले या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले। ऐसा क्यों है आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपका डाइपोल इंसुलेशन के कारण, दूसरा है वेंडरवॉल अट्रैक्शन के कारण, यानी कि वेंडरवॉल जो फोर्सेस होते हैं उनके जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसके कारण, तीसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध के कारण, और चौथा आ जाता है हाइड्रोजन मिला बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन आबंध के कारण। क्या आ जाएगा? जल्दी से आंसर सोचिए जरा कि हमारा जो वाटर है उसका क्वथनांक इतना अधिक क्यों है किसके मुकाबले? आपके बाकी सारे ये हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोराइड होती है, इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह काफी कम होती है, जबकि H2O के अंदर यह जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यह अत्यधिक होती है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक मिलता है या उच्च मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following determines the chemical properties of an element? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन सी चीज तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है? निम्न में से क्या किसी
तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करती है? ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, सी नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो केमिस्ट्री में इतनी बेसिक चीज आपको शायद पता ही होगी कि आपका जो भी कोई एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ चीजें निश्चित मात्रा में होती हैं। इनमें से हम न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं। यहाँ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन्स का नंबर भी सेम ही एटम में वेरी कर सकता है, ठीक है, कि जैसे हमें हाइड्रोजन 1 भी मिलता है, इनकी हाइड्रोजन भी मिलता है, प्रोटियम जिसको बोलते हैं वो भी मिलता है, ड्यूटेरियम भी मिलता है और आपका ट्रीटियम भी मिलता है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया ये आपका प्रोटियम हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्रीटियम हुआ, इन तीनों के अंदर आपको क्या मिल रहा है? अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के करने से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो असल में फर्क पड़ता है वो किसके कारण पड़ा भैया? वो सारा फर्क पड़ा आपका किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एक तत्व की बात हो रही है, किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के द्वारा निर्धारित करी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चा आपका? ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ। जो ल्यूमन होती है वह इनमें से किसकी इकाई है? इल्यूमिनेंस की, यानी कि चमक। इल्यूमिनेंस मतलब ज्योति तीव्रता होती है आपकी, यह है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। यहां पे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज्योति प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? चमक हो जाएगी। और इल्यूमिनेंस क्या हो जाएगा? ये आपका इल्यूमिनेंस ही समझ लो, मुझे इसकी हिंदी ध्यान नहीं आ रही है। तो देखो वैसे सिंपल सी बात अगर मैं समझूं या आपको बताने की कोशिश करूं तो मैंने जब आपको यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था जस्ट दिवाली से पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है वह क्या है? किसी भी आपका एक कोई भी दिया है मान लीजिए, ठीक है, अभी तो दिवाली है तो दिए की बात करेंगे। दिए से क्या है? आपका काफी सारे प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। वो जो प्रकाश ऊर्जा है वह किस पे आके गिर रही है? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे आके गिरती है, तो वहां पे इल्यूमिनेंस होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है? आपको इल्यूमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये जो इल्यूमिनेंस हो रहा है नीचे, ठीक है, वह किसके कारण हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ल्यूमिनस फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। और यही जो ल्यूमिनस फ्लक्स है इसको हम ल्यूमन में नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? ज्योति प्रवाह इसका आंसर आ जाता है। और हमें आंसर मिलेगा कि जो ल्यूमन है वह किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ डिसिपेटिव फोर्स? इनमें से ऐसा कौन सा फोर्स है जो विघटनकारी शक्ति है या बल है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा फोर्स है जो डिसिपेटिव फोर्स है? पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं इन सब फोर्सेस की बात करती हूं तो इनमें से ऐसा कौन सा फोर्स है जो क्या है? जो विघटनकारी है, ठीक है। डिसिपेटिव है, डिसिपेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्या बोलते हैं, कुछ डिसिपेशन होती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने जब एनर्जी बाहर निकलती हुई बोली तो आपको कुछ आ रहा है कि अगर हम हाथों को ऐसे घिसते हैं तो क्या होता है? हाथों को घिसने पे थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ तो गर्मी निकली। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे डिसिपेशन हुआ हीट का, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स कौन सी हो जाएगी? आपकी घर्षण बल हो जाती है, ठीक है। घर्षण बल क्या हो जाएगी? आपकी डिसिपेटिव फोर्स। और दूसरी बात यह भी समझिएगा कि ये जो बाकी सारी आपकी चीजें हैं ना, इनमें आकर्षण बल लग रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स में कैसा बल लगता है? आपका विकर्षण बल लगता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। इफ अ रेजिस्टिव वायर इज एलोंगेटेड, अगर आपने किसी एक वायर का,
ठीक है, आपकी कोई भी एक प्रतिरोधक वायर है जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, अगर आप उसको लंबा कर देते हो, उसकी लेंथ को L से L डैश कर देते हो, लेंथ बढ़ा देते हो या L प्लस कर देते हो, तो उसका रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? A डिक्रीजेज 2 है रिमेन्स कांस्टेंट, C है आपका डिक्रीजेज इंक्रीजेज और D है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सी चीज देखिए, रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, R प्लस क्या आएगा, वह होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर आपने L को बढ़ाया तो R भी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, इट इंक्रीजेज। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी वायर को क्या किया, एलोंगेट किया, तो वहां पे उसका जो रेजिस्टेंस है वह भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दिवाली की छुट्टियां तो बहुत अच्छे से जा रही हैं, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही अच्छे से चलनी चाहिए। तो आई जस्ट विश कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, और जब आऊंगी तो दोबारा से जब लाइव टेस्ट होगा ना, तब आपको सही सही आंसर्स करने। और चलिए इसी के साथ विराम लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।